ओके तो आज के लेक्चर में चैप्टर 15 व्यूज में पार्ट 2 के अंदर मैंने कुछ होमवर्क में दिया था 1 to 7 दिया था और उसके बाद 13, 14, 15 दिए थे विच इज़ बेस्ड ऑन अ डॉपलर इफेक्ट। 11, 12 थोड़े से बाकी रखे थे जो दोनों एडिशनल क्वेश्चंस है और प्रीवियस AIEEE और इस बार का JEE आप कह सकते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस थे। ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है। वैसे दोनों को पढ़कर भी पता चल सकता है, पर यहाँ पे कुछ कुछ थोड़े से एडिशनल टाइप के क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा खुद डिस्कशन कर ले यहाँ पे। इसमें थोड़ा बहुत एफर्ट आप खुद डाल सकते हैं, कुछ कुछ बातों को हमें अभी समझना पड़ेगा जो आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। A tuning fork of known frequency that is at 256 Hz makes a 5 bits per second. इसका मतलब ये होता है कि वो 5 टाइम्स उसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, 5 टाइम्स उसका लो होगा with the vibrating strings of piano. The bit frequency decrease to 2 bits per second when the tension in the piano string is a slightly increase. अब यहाँ पे ऐसा समझना पड़ता है कि पियानो स्ट्रिंग्स, अब पियानो के अंदर स्ट्रिंग्स कहाँ से आ गया और स्ट्रिंग्स में टेंशन कैसे बढ़ गया, तो इसको ऐसा समझना पड़ता है कि यहाँ पे इस पियानो का मतलब आप समझिए हारमोनियम। हारमोनियम अगर कभी आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो कीज़ होती है उसका जो एक बैक साइड पार्ट होता है और उस बैक साइड पार्ट में वायर जैसा होता है, वहाँ पे स्क्रू भी हो सकते हैं और उस स्क्रू को आप टाइट या तो लूज कर सकते हैं। ओके, तो ये उसके कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा समझिए। What was the frequency of the piano string before increase the tension? अब यहाँ पे अगर मान लो पियानो अपने को अच्छा नहीं लगता है तो पियानो के बजाय आप कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स ले लीजिए। ओके, लाइक गिटार कह लो या सितार कह लो। ओके, तो पियानो की बजाय ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखिए तो हमारा बेसिक पॉइंट यहाँ पे ये बन सकता है कि कोई स्ट्रिंग है जिसके अंदर टेंशन बढ़ाने से जो पहले 5 बिट्स पर सेकंड देता था अब वो 2 बिट्स पर सेकंड हमें दे रहा है, दैट्स इट। ओके, तो उसका मतलब ये समझना है कि उसका एक्चुअल व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीज द टेंशन। तो यहाँ पे उसने बताया पहले 256 हर्ट्ज था, 5 प्लस और माइनस मतलब बीट्स प्लस माइनस लोअर या हायर हो रहे थे, तो 261 हर्ट्ज तक जा सकता था या तो लोअर 251 हर्ट्ज तक आ सकता था। When the tension in the piano string increase, that's the frequency also increases, ताकि यहाँ पे ऐसा बताया गया है और इसको V की बजाय फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। If the original frequency is 251 Hz, यानी यहाँ पे ऐसा बताया कि अगर 251 होता that is considered as a lower one, मतलब वो उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता। The bit frequency should decrease on the increasing the tension, मतलब यहाँ पे इन बातों के ऊपर आप फोकस करिएगा। When the tension in the string increases, frequency increases. किस प्रपोर्शन में, तो कि ये प्रपोर्शन में। The bit frequency should decrease on increasing the tension, मतलब अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो टेंशन के इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, ऐसा कहा। एंड द बीट फ्रीक्वेंसी शुड डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेंशन, मतलब जो बीट का प्रपोर्शन है वो यहाँ पे टेंशन बढ़ने से वो कम होता। तो उसका मतलब ये है कि ये हायर और लोअर दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिट्स पहले 5 बिट्स पर सेकंड हो रहा था जो अब यहाँ पे 2 बिट्स पर सेकंड हो गया, यानी टेंशन बढ़ा तो यहाँ पे बीट का अपना फ्रीक्वेंसी कम होगा। ये जनरल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं जो हर्ट्ज में है, जो सेकंड इनवर्स है, और हम यहाँ पे ये बीट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं जो बीट्स पर सेकंड है। तो यहाँ पे उसने कहा कि जो 5 बिट्स से 2 बिट्स पर आ गया तो उसका मतलब ऐसा है कि ये हायर और लोअर था, उसमें से ये लोअर वाला फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अब उसी के जैसा थोड़ा बहुत, when two tuning fork 1 and 2 are sounded simultaneously, मतलब अगर आप ऑफलाइन गए होंगे या तो कहीं पे आपने ट्यूनिंग फॉर्क देखे होंगे जो वाई शेप के होते हैं, मेटल के होते हैं, जैसे आप उसको एक रबर पैड के ऊपर हीट करते हो तो वो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन से एक पर्टिकुलर साउंड है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहा 4 बिट्स पर सेकंड आर हर्ड, मतलब क्या,
तो कि बीट्स का बेसिक पॉइंट हमने समझा था कि ऐसे दो वेव्स को ऐड करना जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो और फ्रीक्वेंसी स्लाइटली उसका अलग हो. नाउ सम टैप इज अटैच ऑन द prong ऑफ द फॉक 2. अब इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा. इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपने कभी तबला या ढोलक देखा है? अगर देखा होगा तो ये मेरा बात समझ में आएगा. अगर कभी आपने ड्रम देखा हो, परकशन, ओके, तो वहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे तबला हो, ढोलक हो, कॉन्गो, बोंगो, ओके, ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा सा टैपिंग किया जाता है. ओके, वो टैपिंग करने से क्या होता है, उसके साउंड में थोड़ा सा चेंज आता है. तो अब ये यहाँ पे अपने लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि हम ऐसा डे टू डे लाइफ में कहीं नहीं देखते हैं. पर ऐसा समझिए कि आपने ऐसा कुछ किया. इसको आप ऐसा समझिए, मान लो कि आप जस्ट टेक एज वन प्लेट, थाली, जस्ट टेक एज वन स्पून. अगर आप ऐसे नीचे थाली रखा है और उसके ऊपर ऐसे चम्मच से अगर आप टक 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 करोगे तो एक स्पेसिफिक साउंड आएगा. अब इमेजिन करिए कि वहाँ पे आपने सैलो टैप लिया, थोड़ा सा थिक वाला, और उसके 4-5 लेयर बना दिए सैलो टैप के कोई एक जगह पे, एंड देन यू जस्ट अगेन हीट ऑन द सेम प्लेस. तो क्या वो सेम साउंड करेगा कि थोड़ा अलग होगा? अलग अलग होगा. बस ऐसा ही कुछ कुछ यहाँ पे आपको समझना है कि नाउ सम टेप इज अटैच ऑन द prong, मतलब वो इसका जो ट्यूनिंग फॉक था उसका कोई एक एंड था, वहाँ पे हमने थोड़ा सा टैपिंग कर दिया, उस वजह से उसकी वाइब्रेशंस में थोड़ा इफेक्ट आएगा. When the tuning forks are sounded again 6 bits per seconds, यानी देखो तो यहाँ पे बिट्स इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए? इंक्रीज. यहाँ पे क्या हो रहा था, 5 से 2 हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था. तो यहाँ पे समझा, फ्रीक्वेंसी शुड डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेंशन. ओके, और यहाँ पे कहा था फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एज टेंशन इंक्रीजेस. अब यहाँ पे बिट्स कम हो रहे थे, यहाँ पे बिट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. If the frequency of one fork is 200 hertz, then what was the original frequency? यहाँ पे लोअर वन सिलेक्ट किया था ना हमने. ओके, अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऐसा ही आएगा, ध्यान से देखिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वन प्लस बीट फ्रीक्वेंसी, यानी दोनों के वाइब्रेशंस की वजह से हमें बीट मिल रहा था. तो यहाँ पे उसने कंपेयर करवाया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड फॉक इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट प्लस और माइनस बीट फ्रीक्वेंसी, जबकि यहाँ पे डायरेक्टली दिया था 256 प्लस और माइनस 5. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि सेकंड वाले का जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो चेंज आ रहा है, यहाँ पे बताया था कि जो 6 बीट्स पर सेकंड बना, सो दैट इज द सेकंड फॉक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फर्स्ट वन प्लस और माइनस बीट फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे बताया था व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉक 2. फॉक 1 का यहाँ पे दिया हुआ था 200. सो 200 प्लस और माइनस 4, 200 प्लस और माइनस 4, तो पॉसिबिलिटी बनी 204 एंड 196. अब इतना तो हमने समझा. अब दूसरे वाले का फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, तो इन दोनों में से ही कोई एक है, उसका सिलेक्शन करना है. अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है. ये कि व्हेन सम टैप इज अटैच्ड टू द फॉक 2, frequency decreases but bit frequency increases from 4 to 6. तो देखिए यहाँ पे फिर से वही बात है, वो आपके सामने आ रही है. ओके, तो यहाँ पे बिट फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज होना और फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज होना और बिट फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होना. समझ में आ रही है बात? frequency increase then bit frequency decreases and vice versa. Original frequency decreases then bit frequency increases. यहाँ पे bit frequency increase हो रही है, तो यहाँ पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सा होगा या तो कैसा होगा, वो थोड़ा सा कम होगा. ओके, तो ये दो क्वेश्चंस एडिशनल थे, पर मुझे ऐसा लगा कि इससे कुछ नया जानने को मिल सकता है, इसलिए वो मैंने यहाँ पे दिया था.
अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मिल सकते हैं, और जहाँ तक मुझे याद है इसके कुछ क्वेश्चंस जब पहला हमारा चल रहा था तब उस टाइम पे ही मैंने कुछ होमवर्क में शायद दिए थे, पर फिर से थोड़ा सा हम इसका रिवीजन ले लेते हैं। वैसे यहाँ पे करने जैसे, सच में अगर मैं कहूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करने जैसे क्वेश्चंस इसमें से बहुत 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 कम है। ओके, ताकि कुछ क्वेश्चंस जैसे कि ये 13 नंबर का है थोड़ा बहुत करने जैसा है। ज़्यादातर इस चैप्टर से एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मोस्ट ऑफ द केस में लिए जाते हैं डॉपलर्स के बेस पे क्वेश्चंस। अगर डॉपलर के बेस के क्वेश्चंस की बात करें तो ये वाला जो है ना 20 नंबर का क्वेश्चन, वो फैंटास्टिक क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्कूल्स इस क्वेश्चंस को ही पूछते हैं डायरेक्टली विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ ए चेंजेस। ओके, और जब मैंने डॉपलर समझा था तो उसी के साथ साथ मैंने वो क्वेश्चन भी करवा दिया था। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कहता है, ध्यान से सुनते जाइएगा और थोड़ा सा रिवीजन किया होगा, चैप्टर थोड़ा सा क्लियर होगा तो पता जल्दी चलेगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो अगेन एंड अगेन इंसिस्ट, थोड़ा थियोरी लर्न करो, समझो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो। अब यहाँ पे क्या करना है A string of mass 2.5 kg under a tension 200 Newton, length of the string 20 meter, transverse wave jerk is struck at one end of the string. How long does the distance take to reach the other end? मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। How long यानी कितना टाइम लगेगा एक जगह से वेव को दूसरी जगह पहुंचने में, जब ये स्ट्रिंग जो है वो 20 मीटर का हो, जिसमें हम 200 न्यूटन का टेंशन देते हैं। मतलब स्ट्रिंग है वो ऐसे टेंशन में है, 20 मीटर का है, जब इसका मास 2.50 kg का है, और जब हम यहाँ पे जर्क यानी उसको वाइब्रेट करते हैं तो कितने टाइम में ये वेव एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचेगा। दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट, जैसे हमने वो गिटार में सितार में कहा था कि कौन सा वायर ज़्यादा देर तक वाइब्रेट करेगा, डिपेंड करता है उसकी थिकनेस के ऊपर। दैट इज मास पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमने सोचा दैट द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय एम। मैंने कहा हुआ है, इसको आप स्मॉल एम कह दो, इसको आप म्यू भी कह सकते हैं, इसको आप लैम्बडा भी कह सकते हैं, जिसका मतलब लीनियर मास डेंसिटी है। ओके, तो सिंबल्स का थोड़ा ध्यान रखने का। टेंशन गिवन है तो यहाँ से आपको स्पीड मिल गया, स्पीड मिल गया, डिस्टेंस दिया हुआ है तो लो टाइम भी तो मिल गया। ओके, तो यहाँ पे उसको एकदम सिंपल तरीके से थोड़ा सा आप अपना आइडिया लगा कर भी काम कर सकते हो। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार है। अ स्टोन ड्रॉप्ड, जैसे ड्रॉप्ड कहा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, टावर का हाइट दिया हुआ है 300 मीटर। अब फ्लो करवाए मतलब फ्री फॉल करेगा, स्प्लैशेज इनटू द वाटर ऑफ ए पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टावर। मतलब एक टावर के ऊपर से एक बच्चे ने छोटा सा एक पत्थर फेंका, नीचे जो आवाज हुई वो उसको सुनाई दी। तो क्वेश्चन ऐसा है, व्हेन द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप, तो पहले स्टोन नीचे ट्रैवल करेगा, स्प्लैश होने के बाद सिर्फ साउंड ऊपर ट्रैवल करेगा। तो साउंड का स्पीड दिया हुआ है, जितने टाइम में पत्थर ऊपर जाएगा तो टाइम पता चल जाएगा। तो देखो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस हमारे पास है, एक्सेलरेशन तो टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम मिला 7.81 सेकेंड। तो 7.81 सेकेंड्स में स्टोन नीचे गिरा, तो साउंड भी उतने टाइम में ऊपर आएगा ना, पर साउंड का स्पीड कैसा है, तो कि टाइम वो कम लेगा। क्यों, तो कि साउंड का स्पीड ज़्यादा है। ओके, इसलिए यहाँ पे हमें टाइम सेम नहीं लगने का। तो नीचे आने का टाइम, तो कि वहाँ पे स्टोन नीचे आया, ऊपर जाने वाला मतलब साउंड को सिर्फ ऊपर जाना है, पर डिस्टेंस कैसा कवर करना है, तो कि 300 मीटर ना, तो साउंड को ऊपर पहुँचने में बहुत कम टाइम लगेगा, ताकि साउंड का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। बस अब इन दोनों टाइम को ऐड कर दो, तो पत्थर को नीचे आने का टाइम प्लस साउंड का ऊपर जाने का टाइम, दोनों का एडिशन। इज दैट क्लियर?
देखो सिंपल सी बात, 8.7 सेकंड्स। क्लियर आइडिया? हाँ सर, हाँ, वो तो चैप्टर 3 जैसा है। यस एग्जैक्टली ओके। पर वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो शायद हमने बता दिया हो या तो उसका डिस्कशन ना किया हो, तो थोड़ा अलग लग सकता है। नाउ व्हाट, अ स्टील वायर हैज अ लेंथ ऑफ 12 मीटर, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसी के जैसा। लेंथ दिया गया, मास दिया गया, व्हाट शुड बी द टेंशन, यानी हमें फोर्स फाइंड करना है व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स आर इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला √T/m। पर फिर से बता दूं, इस m का मतलब मास नहीं पर टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ लेना है। उसके बाद t फाइंड करना था। सो एवरीथिंग इज क्लियर। वेलोसिटी इज 343 मीटर पर सेकंड। वैसे यहाँ पे 343 की बजाय आप 330, अच्छा वैसे दिया हुआ है 343, अदरवाइज कुछ ना दिया हो तो आप 332 भी ले सकते हैं, ताकि स्पीड ऑफ साउंड जनरली हम 332 या तो 330 ही लेते हैं। बस सिंपल तरीके से वैल्यूज प्लेस कर दिया। तो ये सभी तीनों के तीनों क्वेश्चंस 1 मार्क के बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, समझना आसान है, पर उसके बाद जब तक आप उसको लिखते नहीं हो ये नहीं समझ में आएंगे, या तो एग्जाम में आप शायद नहीं लिख पाओगे। सो बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ समझाने के बाद आप खुद भी उसको एक बार लिखिए। ओके, उसके बाद ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो ये सभी पॉइंट्स है वो थियोरी वाले पॉइंट्स है, पढ़ने वाले पॉइंट्स है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, साउंड, ये सब कुछ वहाँ पे थियोरी के अंदर हमने दिया हुआ है एक्स्ट्रा पोर्शन के अंदर। तो उसको सिर्फ रिवाइज करना है। इफेक्ट ऑफ विंड, ये सभी के सभी पढ़ने वाले पॉइंट्स है। ओके, एडिशनल भी है, पढ़ने वाले है। सिंपल तरीके से पढ़िए, काम आपका आसान है। अब फिफ्थ जो है उसके लिए आपको एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स का पता होना चाहिए, जैसे कि हमने कहा था कि आप इक्वेशंस को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन है, कौन सा क्या बोलते हैं स्टेशनरी वेव इक्वेशन है। You have learned that a traveling wave in one dimension is represented by a function y is equal to fxt, where x and t must appear in the combination x minus vt or x plus vt. If y is equal to f x plus or minus vt, is the converse true, and examine if the following functions for y can possibly represent a traveling wave. अब यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट किया कि आप इसको ट्रैवलिंग वेव जैसा समझिए। अदरवाइज एज पर दिस चैप्टर हमने कैसे इक्वेशन को ट्रैवलिंग वेव कहा हुआ है? ए ट्रैवलिंग साइन वेव, वाला, हाँ हाँ, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस के एक्स, या तो कहा था प्लस के एक्स। हाँ, वो माइनस हो तो नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में। डायरेक्शन, हाँ। तो ओमेगा टी प्लस के एक्स जैसा कह सकता हूँ मैं। तो ये थोड़ा बहुत उसी के साथ जा रहा है कि भाई इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, एक अलग फॉर्मेट लिया हुआ है। पर स्टेशनरी वेव हो तो -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी कहते थे हम। ओके, माइनस साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी ऐसा कहते थे हम। तो यहाँ पे बताया कि y इक्वल टू एफ एक्स प्लस और माइनस वी टी रिप्रेजेंट द ट्रैवलिंग वेव। बरोबर है, मतलब ये ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स जैसा। Then the converse may not be true, for every function of x minus vt or x plus vt may not always represent a traveling wave. वो हर वक्त traveling wave को represent करे ऐसा जरूरी नहीं होगा। The basic requirement for a function to represent a traveling wave is that it must be finite for the value of x and t. मतलब ये conditions पे थे कि ऐसा या तो ऐसा होना चाहिए। अब 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं देगा। इसके अंदर लॉग का वैल्यू आया तो वो भी नहीं देगा। तो देखिए, द फंक्शन 1, 2 एंड 4 आर नॉट ए फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे है 1, 2 एंड 4,
values of x and t, hence they cannot represent the traveling wave. The third function, the condition to represent the traveling wave, पर यहाँ पे ये जो थर्ड वाला है वो एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करता है. जस्ट अ सेकंड. हाँ, सो यहाँ पे 1, 3 एंड 4 आर नॉट फाइनाइट फॉर ऑल द वैल्यूज. एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेटिस्फाई द कंडीशन रिप्रेजेंट द ट्रैवलिंग, जो भी गलत है. ओके, तो इसको कैंसिल करिएगा ताकि यहाँ पे थर्ड वैल्यू तो एक्सपोनेंशियल वाला है. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट रिप्रेजेंटिंग एनीवन. मतलब ये कोई ट्रैवलिंग वेव नहीं हो सकता है. ओके, एज पर द टेक्स्ट बुक देखा जाए तो वहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड और ये फोर्थ ही दिया हुआ है, ये थर्ड दिया ही नहीं है. ओके, तो यहाँ पे कोई भी ट्रैवलिंग वेव को प्रेजेंट नहीं करता है, ताकि ओमेगा टी माइनस के एक्स जैसा फॉर्मेट होना चाहिए. नाउ सिक्स्थ वन, A bat emits a ultrasound frequency 100 kilohertz. किलो तो पता होगा 10⁻³ होता है. If the sound meets a water surface, what is the wavelength, reflected sound, transmitted sound and speed of sound in air and water given? अब देखो, सबसे पहले जो उसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे दे दिया 100 किलोहर्ट्ज. किलो यानी 10⁻³ और ये 2 तो हो जाता है 10⁵ हर्ट्ज. वेलोसिटी इन एयर यानी VA, VW वेलोसिटी इन वाटर दिया गया है. यहाँ पे ये लाइन आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड साउंड रिमेन्स अनचेंज. मतलब क्या, तो कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट वहाँ पे करता नहीं है. देन आफ्टर लैम्बडा V/f, सीधा सीधा वेवलेंथ मिल गया. ये रिफ्लेक्टेड साउंड है, तो रिफ्लेक्टेड कहाँ पे किया आपने, तो रिफ्लेक्टेड आपने किया हुआ है एयर से. सो दैट इज अ 340 मीटर पर सेकंड से आएगा. फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम रहेगा. एंड वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड साउंड दैट इज फ्रॉम द वाटर. तो यहाँ पे स्पीड जो है वो वाटर का लेना था. तो दोनों में अलग अलग वेवलेंथ रहेगा. तो इस बात को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं आप. फ्रीक्वेंसी में अगर वो एयर में है या तो पानी में है, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता है, सिर्फ वेवलेंथ में चेंज होता है. तो ये जो स्टेटमेंट है वो एज ए जनरल पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होता है. एयर में था तो एयर का स्पीड, वाटर में से वो रिफ्लेक्ट होता है तो उसका स्पीड, ट्रांसमिशन की स्पीड. उसके बाद यहाँ पे एक एडवांटेज ये रहेगा कि थोड़े थोड़े ही पर छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे कुछ क्वेश्चंस में. बाकी के क्वेश्चंस के लिए आपको इक्वेशंस का फॉर्मेट पता हो, वो बहुत ज़रूरी है, तो ही आप कंपैरिजन से उसको सॉल्व कर पाएंगे. ओके, 7th क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ताकि सेम बेसिक फॉर्मूला है V = F लैम्बडा वाला, पर यहाँ पे मेगा है, 4.2 मेगा हर्ट्ज है. मेगा होता है 10⁻⁶, और आई थिंक वो तो आप लोगों को पता ही होगा. किलो यानी 10⁻3, मेगा यानी 10⁻6. तो 10⁻9 के लिए क्या यूज कर सकते हैं? 10⁻9 के लिए क्या यूज कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है भाई. क्या यार, आप ये MB GB के जमाने वाले. ऐसा टिकट याद करने दो, चैप्टर 2 में आया था ना. अरे मेरे भाई, तू 8th में था तब से तू 4 GB का पेन ड्राइव यूज़ कर रहा है. तेरे पास जो मोबाइल है उसका इंटरनल मेमोरी है वो 8 GB का है. मेमोरी कार्ड तेरे पास है वो 64 GB का है, और तू सेकंड चैप्टर के साथ कंपैरिजन कर रहा है. इसको कहते हैं कि हम हिंट भी नहीं समझते हैं. गीगा. हाँ, ये GB क्या है? ये GB गीगाबाइट्स. तो फिर ओके, डॉक्यूमेंट्स KB में होता है तो K फॉर किलो. कोई फोटोग्राफ्स HD हो तो वह MB में होता है, M फॉर मेगा. मेमोरी ज़्यादा हमारा GB में होता है तो गीगा. उससे भी बड़ा वाला हमारे पास हार्ड ड्राइव होता है जो होता है टेराबाइट. तो फिर तो उसके लिए कौन से सेकंड चैप्टर की ज़रूरत है? बट वी कैन नॉट
ब्रेक दैट बैरियर कि पढ़ाई और डे टू डे लाइफ एक ही चीज है, पर ज़्यादातर किस्सों में उसको कंपेयर नहीं कर पाते हैं या तो हमें कोई कंपेयर नहीं करवाता है। ओके, 8 9 10th में मैथ्स पढ़ा, साइंस पढ़ा तो कि बस वो 8 9 10th का था, उसका लाइफ के साथ तो क्या ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। शायद करवाया हो तो शायद हमने ना किया हो। ओके, चलो 8th क्वेश्चन। A transverse harmonic wave on a string is described by y is equals to x of t, 3 sin 36t plus 0.18x plus pi by 4। अब इस पूरे इक्वेशंस को आप y is equals to a sin ओमेगा t यानी ओमेगा t के x प्लस 5 के साथ कंपेयर करो, तो ये हो गया आपका ओमेगा का वैल्यू, ये हो गया आपका k का वैल्यू और ये हो गया आपका फाई का वैल्यू। कर सकते हैं कंपैरिजन ऐसा। तो यहाँ पे पूछा द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, ऐसा कहा था ना y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx है यहाँ पे प्लस। ओके, बट यहाँ पे ऐसा समझना था। इज दिस अ ट्रैवलिंग और अ स्टेशनरी वेव इक्वेशन? पहला, if it's a traveling, what are the speed and direction of propagation? What are its amplitude and frequency? Arc नहीं लेना है, what are? What is the initial phase at the origin and what is the least distance between the two successive crests and in the wave? तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड मिल गया ओमेगा से, देखो ये एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया 2 पाई बाई टी 36, 2 पाई बाई लैम्बडा 0.018 और 5 बन गया पाई बाई 4। तो सबसे पहले आपको निकालना था उसका स्पीड, तो स्पीड होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा, या तो v स्पीड कह सकते हैं लैम्बडा बाई टी। अब यहाँ पे करना बहुत ही सिंपल सा था भाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड, तो देखो 2 पाई बाई कैपिटल टी यहाँ पे यूज कर सकते थे, 2 पाई बाई लैम्बडा वो यहाँ से यूज कर सकते थे, तो करते करते आपको 20 मीटर पर सेकंड आपको v मिल सकता है। वैसे ये एक तरीका दिया है, ध्यान से सुनिएगा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आप 2 पाई एफ एंड लैम्बडा बाई 2 पाई ऐसा भी आप कर सकते थे। 2 पाई एफ यानी ओमेगा हो सकता है और ये के हो सकता है, तो है आपके पास ओमेगा तो क्या है के है, तो क्या है ओके, तो 2 पाई बाई टी दैट इज व्हाट ओमेगा, 2 पाई बाई लैम्बडा दैट इज व्हाट के, तो v इक्वल टू ओमेगा के 36 इंटू 0.018 करिए, सो 36 इंटू 0.018 देन आंसर इज 0.648। पर यहाँ पे 2 पाई एफ, तो मैंने क्या किया था 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड, अच्छा आई मेड मिस्टेक, ताकि 2 पाई बाय लैम्बडा ये था लैम्बडा बाय 2 पाई, सो आई हैव टू जस्ट डू इट 36 डिवाइड बाय 0.18, यस आ गया ओके, 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एक है ही फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड, तो v इक्वल टू ओमेगा के दैट इज वन ऑफ द फॉर्मूला। एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं 1/t, रेडी है आपके पास ये गिवन। दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या, हाँ यहाँ पे ओमेगा रेडी है 36, तो 36 डिवाइड बाई 2 पाई कर दो तो फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा ओके, तो 36 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 2, सो योर आंसर इज 5.73 सेकेंड। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला रेडी हो गया। तो ये कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। सो माय पॉइंट इज दैट थोड़ा थियोरी क्लियर होगा तो आपको बातें पता चल सकती है। नाउ यू टू फाइंड आउट द वेव लेंथ लैम्बडा ओके, तो आपके पास रेडी था ना फॉर्मूला k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा फाइंड करना है 2 पाई बाय k, तो हो गया आपका वेव लेंथ रेडी ओके।
सो अगेन एंड अगेन आई एम इंसिस्टिंग कि आपका जितना आगे का पोर्शन क्लियर है उतना आप ये पोर्शन अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं. Now for the ninth question. For the wave described in the eighth question, displacement versus time graph, x equals to 0, 2 and 4 centimeter. What are the shape of this graph? In which aspects does the oscillatory motion in traveling wave differ from one point to the another, amplitude, frequency or phase? अब देखा जाए तो कौन सी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या तो फेज चेंज होगा. तो सबसे पहले हमें x की अलग अलग वैल्यू लेनी थी, 0 है, 2 है या तो 4 सेंटीमीटर. तो x यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, ताकि x 0 ले लिया तो सिर्फ इतना मिलेगा. उसके हिसाब से आप टाइम पीरियड ले सकते हो, a आपको मिल जाएगा. ओके, अब उसके हिसाब से यहाँ पे उसने पहला ग्राफ बनाया. कैसे बन सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइम की वैल्यू के हिसाब से ये ग्राफ बना. बट वी कैन फाइंड आउट, वी कैन ऑब्टेन ग्राफ फॉर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि तीनों के तीनों ग्राफ साइन फंक्शंस के ही ऑर्डर में रहेंगे. कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 3/√2 से स्टार्ट होगा एंड दे हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बट दे डिफर इन द इनिशियल फेजेस. कैसे और क्यों, तो कि वहाँ पे वो स्टार्ट कहाँ से होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. ताकि पहला जो है, ध्यान से सुनिएगा, पहला जो है उसमें x का पोजीशन 0 ले लिया तो एक अलग जगह से स्टार्ट हुआ. x का वैल्यू अब 2 ले लो तो वो अलग जगह से स्टार्ट करेगा. x का वैल्यू 4 ले लो तो वो अलग जगह से स्टार्ट करेगा. तो एम्पलीट्यूड मतलब वो तो जितनी लेंथ देता है फ्रॉम द मिड पॉइंट, जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस देता है 1 सेकेंड, वो सब कुछ सेम रहेगा. सिर्फ वो कहाँ से स्टार्ट होता है वो उसका फेज ही अलग होता है. अभी जैसा क्वेश्चन किया काफ़ी हद तक ऐसा ही. फिर से देखो, y इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5. तो यहाँ से आपको एम्पलीट्यूड ओमेगा के और फाई की अलग अलग वैल्यू मिली. पर यहाँ पे क्या करना था, फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेटरी मोशन फॉर अ टू सेपरेटेड डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 0.5 मीटर, λ/2 एंड 3 λ/4. 4 अलग अलग किस्से दिए गए. तो एक में समझ लो तो 4 में रिपीट करना है, पर एक मीटर वाला तो दूसरा भी मीटर वाला, बाकी 2 वेवलेंथ वाले हैं. तो एक काम करते हैं, हम ये पहला वाला और ये फोर्थ वाला या तो पहला वाला या तो तीसरा वाला कर देते हैं. तो देखो, सबसे पहले a cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5 के साथ कंपेरिजन. तो k 2π/λ, k 0.08, तो वेवलेंथ मिल गया, काम खत्म हो गया. यहाँ पे बताया हुआ है एक्स वाई सेंटीमीटर में और टाइम सेकंड्स में है. उसके बाद पाथ डिफरेंस, दैट इज अ डेल्टा फाई. ओके, कितना पाथ कवर किया, तो क्या समथिंग लाइक एक्स जितना डिस्टेंस. अब यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू हम ले रहे हैं. ऑब्जर्वेशन से उसको बना के रखेगा तो पता चलेगा. ये 2π/2 वो तो वैसे ही कैंसिल होने वाला था, पर यहाँ पे समझना था कि 0.80 इंटू 4 यानी 4 मीटर वेवलेंथ हमें दिया हुआ था, तो दैट इज अ 0.80, यानी वेवलेंथ के हिसाब से यहाँ पे 2π/80, सो दैट इज अ 3.2 रेडियन. तो सी यहाँ पे जहाँ 4 आया वहाँ पे 0.5 आ गया, उतना डिफरेंस. अब यहाँ पे लेना था वेवलेंथ वाला किस्सा. सो 2π/λ इज अ फिक्स्ड. अब यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म में ले लो. अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा. 2π/λ इज इक्वल्स टू 5 ऐसा लिखा हुआ है. इसको अब समझने का ट्राई करिएगा कि एक वेवलेंथ यानी 2π रेडियन जितना होता है, अगर मैंने x जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ये कितना होगा, ऐसा कह सकते थे कुछ हम. तो यहाँ पे एक वेवलेंथ यानी 2π रेडियन होता है, तो यहाँ पे x इंटू
2 पाई बाय लैम्बडा। तो देखो ये जो चीज़ है ना वो मैं यहाँ पे समझा रहा था कि 2 पाई बाय लैम्बडा, तो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, तो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, तो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। पर डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में दिया था, इसलिए इस लैम्बडा को मुझे रेडियन में लेना पड़ रहा था। सो दैट्स व्हाई आई टुक इट हियर 2 पाई। तो यहाँ पे सेम रहा, पर यहाँ पे तो ये लैम्बडा बाय 2 के टर्म में है, तो मैं क्या करूँगा, आई कीप दिस 2 पाई बाय लैम्बडा एज इट इज, बट इंस्टेड ऑफ एक्स आई पुट द लैम्बडा बाय 2, तो मुझे आंसर रेडियन में मिल गया। ओके तो बेसिक फंडा 4 क्वेश्चंस के रिपीटेशन में आप एक एक समझ लो, एक डिस्टेंस वाला, एक वेवलेंथ वाला, तो सभी क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन 11th वाला जो है उसमें फॉर्मेट चेंज हो गया। इस इक्वेशंस को किसके साथ कंपेयर करना चाहिए और ये किसका इक्वेशन बना, इस इक्वेशंस का कंपैरिजन कौन से इक्वेशंस के साथ आपको करना चाहिए। कर सकते हैं ऐसा कुछ कुछ। तो k का वैल्यू क्या बना, 2 पाई बाई 3 बना, ओमेगा का वैल्यू 120 पाई बना। स्नेह समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर। और हितार्थ आपको? यस सर। ओके वीडियो ऑन नहीं कर सकते क्या हितार्थ, ऐसा है कि कर सर सकते? फोन चार्जिंग में रखा है ना, तो वो अच्छा पेज ठीक, ठीक से नहीं दिखेगा। ठीक है, ये तो दिख रहा है ना अब तो, आपको तो दिख रहा है ना क्लियर? यस सर। ओके ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाता है स्टेशनरी वेव का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड्स में, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। डज द फंक्शन रिप्रेजेंट द ट्रैवलिंग और स्टेशनरी? चलो बताइए क्या इक्वेशन का फॉर्मेट है, ट्रैवलिंग का है या स्टेशनरी का है? कैसा होता है ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन और कैसा होता है स्टेशनरी वेव का इक्वेशन? तो ये बना, दो टाइप है ना, तो ये जो है हाँ उसको सर। कहते हैं ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग और ये जो है उसको कहते हैं स्टेशनरी। क्लियर आइडिया? तो यहाँ से पता चल सकता है कि ये इक्वेशन स्टेशनरी वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंटरप्रेट द वेव एज ए सुपरपोजिशन ऑफ ए टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन, तो वो तो पता चल जाएगा ना। ये 2 पाई बाई 3 यानी k बना, तो k का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो बताइए वेवलेंथ कितना बना? कितना बना वेवलेंथ? 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो वेवलेंथ कितना बन गया? 3 मीटर। सो सिंपल। ओके, ओमेगा 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 120 पाई, पाई पाई कैंसल, 2 और 60, तो फ्रीक्वेंसी आ गया 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मिल गया, वेवलेंथ मिल गया, तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा, 6 3 180, मतलब 118 के हिसाब से 180 आ जाएगा। तो अगेन एंड अगेन थियरी जितना स्ट्रॉन्ग इतने न्यूमेरिकल्स इसके स्ट्रॉन्ग। ओके, रिप्रेजेंट द स्टेशनरी वेव्स। दूसरा जो था आपको ऐसा शो करना था कि दो स्टेशनरी वेव्स सॉरी प्रोग्रेसिव वेव होते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स एंड a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। तो ये उसी का फॉर्मेट है, याद होगा हमने उसके अलग अलग फॉर्मेट्स देखे थे, तो उसी के जैसे उन दोनों को ऐड करके ही हमें ये फॉर्मेट मिलता है। ठीक है, तो ये जस्ट शो किया कि ऐसे दो इक्वेशंस होते हैं जो प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन है, दोनों को ऐड करो तो आपको स्टेशनरी वेव इक्वेशन मिलता है। इसके हिसाब से ये देखो कंपैरिजंस किया,
तो हो गया रेडी, वेवलेंथ 3 का, फ्रीक्वेंसी 60 का, और स्पीड जो है वो 180 का। देन आफ्टर वेलोसिटी अंडर रूट टी बाय म्यू या तो एम, मास पर यूनिट लेंथ। वहाँ से आपको टेंशन और स्पीड दोनों ही आपको मिल सकते हैं। स्पीड तो वैसे मिला ही था, सिर्फ टेंशन आपको फाइंड करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई फुल पॉइंट, पता चला होगा पूरा आइडिया। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, तो इसी बेसिस पे आप 12th क्वेश्चन सेम टू सेम y इक्वल टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, परफेक्ट है, सेम टू सेम। तो ये स्टेशनरी वेव है कि प्रोग्रेसिव वेव है? स्टेशनरी। बस बाकी फ्रीक्वेंसी के ओमेगा फिर से 120 पाई ही है, तो फिर से बन जाएगा 60, 2π/3, तो अगेन दैट्स अ वेवलेंथ। ओके, पर यहाँ पे ऐसा समझना था कि इसका फिर से बताया है, सेम फ्रीक्वेंसी, फेज, एम्पलीट्यूड, सब कुछ सेम टू सेम है। पर अगर what if the amplitude of a point is 0.375 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड, मतलब ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट उसके अंदर रखा है, पर इक्वेशन को पढ़ने से पता चल जाएगा। अब आगे इक्वेशन देखा था परफेक्ट वैसा, कौन सा इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? दो टाइप के वेव, ट्रैवलिंग वेव तो ए साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स जैसा होना चाहिए। स्टेशनरी वेव साइन के एक्स कॉस, मतलब 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी ऐसा होना चाहिए, नन एट ऑल। तो यहाँ पे पहला दिया है a cos 3x साइन, मतलब साइन दिया या कॉस दिया है, तो ये किसके जैसा है? दैट इज समथिंग लाइक स्टेशनरी वेव कह सकते हो, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कॉस एक्स ऐसा, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, या तो कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, दोनों ही चलते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन था कि साइन के 2 cos alpha plus beta by 2। टू, उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब उसके बेसिस पे साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी हो या तो कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी हो, दोनों ही इक्वेशंस यहाँ पे सेम आपको उस स्टेशनरी वेव इक्वेशन देते हैं। ओके, तो ये मिल जाता है। दूसरा, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए कैन नॉट रिप्रेजेंट द एनी टाइप ऑफ वेव। अब ये है के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी, या तो माइनस प्लस माइनस ऐसा ही कुछ है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ट्राई किया कि आप थोड़ा सा उसका कोई फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो दैट रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव, यानी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के जैसा। एंड cos x sin t, cos 2x sin 2t, so that's a superposition of two stationary wave. So one represent cos kx sin omega t and another is cos 2x sin 2t. मतलब क्या? तो कि ये इक्वेशन ऐसा है जिसके अंदर दो स्टेशनरी वेव को ऐड किया गया है, तो उसके हिसाब से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब के जितने क्वेश्चंस है, जैसे कि 14th वाला हमने आगे थियरी किया परफेक्टली सेम टू सेम। हाँ, ये वाला जो है आपको याद होना चाहिए, नोड्स एंटी नोड्स जो काफ़ी अच्छी तरह से किया हुआ है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। टी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाना, और एम में ध्यान रखने का, इस एम का मतलब मास नहीं होता है। ओके, वहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी, जो यहाँ पे कैपिटल एल से भी जाना जाता है। तो फॉर्मूला प्रॉपरली सही तरीके से आपको याद होना चाहिए। ओके, क्या दिया गया है देखिएगा यहाँ पे, ये जो है वो है मास पर यूनिट लेंथ, उसके हिसाब से करेंगे। थोड़ा सा पढ़कर सॉल्व करिएगा, पता डेफिनेटली चलेगा। नोड्स एंटी नोड्स का आपको किस्सा पता है, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, या तो फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ऐसा कुछ कुछ हमने देखा था। अब देखो 2n-1v/4 ऐसा कुछ कुछ याद होगा। ओके, तो वहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं, अलग अलग लेंथ लेते जाए तो आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी या तो उसकी अलग अलग लेंथ मिल सकती है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, पर ओपन एंड, तो याद करिए ओपन एंड यानी कौन सा कंडीशन, नोड्स वाला या एंटी नोड्स वाला?
एंटी नोड्स। पक्का? याद करिए क्या याद रखना था। ओके, हमने फिगर के थ्रू भी समझने का ट्राई किया हुआ था कि जब भी भूल जाए तो ऐसा कुछ आप याद रखिए, यहाँ पे नोड्स, यहाँ पे एंटी नोड्स। नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो कि λ/4। पहला डिस्टेंस λ/4 कहाँ पे आता है, तो कि एंटी नोड्स पे आता है ना, यानी क्या, तो कि क्लोज्ड पाइप की कंडीशन में आता है एंटी नोड्स और ओपन पाइप की कंडीशन में आता है नोड्स। ओके, क्यों ऐसा, तो कि देखो ये वेव ऐसे कंप्लीट होने जाता ना, तो यहाँ पे फिर से ऐसा लूप आप लेते तो यहाँ पे नोड्स बनता, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस λ/2 होता, तो यहाँ पे नो साइड ओपन एंड होते और दोनों में एंटी नोड्स बनते, तो दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस, इसको एकदम ध्यान से पेशेंस के साथ सुनना पड़ता है कि क्या बोल रहा है। ओके, इसलिए हमने कहा था ओपन पाइप की कंडीशन हो तो नोड्स की कंडीशन, उसके हिसाब से ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक ऐसा आता था। A meter long tube open at one end with open at one end, यानी ये कौन बन गया, ओपन एट वन एंड, ओपन एट वन एंड यानी क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड पाइप में एंटी नोड्स की कंडीशन। मूवेबल पिस्टन एट द अदर एंड shows a resonance with the fixed frequency source। ये थोड़ी जो लैंग्वेज है वो आप स्कूल जाते हो तो वहाँ से आपको एक्सपेरिमेंट आता है तब पता चलता, अगर वो नहीं किया हुआ है तो ये थोड़ी लैंग्वेज उसकी समझ में नहीं आएगी। ओके, तो हम उसको रेजोनेंस होना, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कैप हो, पेन का कैप, वहाँ पे आप एयर ब्लो करें तो एक साउंड क्रिएट होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस। When the tube length is 25.5 सेंटीमीटर एंड 79.3 सेंटीमीटर, तो अलग अलग लेंथ दी गई है। यहाँ पे एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वैसे अपने को पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है, पर हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना है। तो फ्रीक्वेंसी सेम ले लिया, अलग अलग आपने लेंथ ले ली, n-1, n2, मतलब n1 और n2 ऐसा आएगा। यहाँ पे हमें दोनों का फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स उसके हिसाब से आपने रेशियो ले लिया 2n-1 एंड 2n2-1 उसका रेशियो। अब क्या करना था, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा मान लिया कि जब पहला फ्रीक्वेंसी मिल रहा था तो उसको कहते थे फर्स्ट टाइम उसका साउंड बाहर आना। अब ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है जो आपके स्कूल में करवाते हैं। एक कंटेनर होता है विच इज़ अ फीड विद द वाटर, एक सिलेंडर होता है जिसको पानी के अंदर रखा जाता है, और ट्यूनिंग फॉर्क है वो इस होलो सिलेंडर के ऊपर रखने से वहाँ से स्पेसिफिक साउंड, हमिंग साउंड बाहर आता है, तो ये उसको लेकर है। अगर इसकी कुछ लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो डेफिनेटली आपने वो प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ है तो वो नहीं समझ में आएगा, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो ही ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं। ओके, तो इसको सिर्फ ट्राई करिएगा समझने का। 16 17 दोनों ही आप कर सकते हैं, 18 थोड़ा और आपसे जाएगा, ताकि यहाँ पे लिखा है 2 सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट गा। ओके, अब अपने को तो सारे गा मा पा धा नि सा ऐसा कुछ नहीं पता है, तो ये इसको लेकर है। पर हाँ, इसका मैं आइडिया दे दूँ, जो 2 क्वेश्चंस मैंने पार्ट 2 से करवाए थे ना, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू रूट टी, एज अ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस बिट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पे बताया फ्रीक्वेंसी फाउंड टू बी रिड्यूस टू 3 हर्ट्ज, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुआ तो बिट्स फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीजेस। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पे आइडिया आप लगा सकते हैं। 19th थियोरी का क्वेश्चन है, पढ़ने जैसा है, और 20 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम का है, पर ये मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ जब हमने रेगुलर थियोरी को पढ़ा था। ओके, तो यहाँ तक हम अपना सेशन रखते हैं। तो आपका जो होमवर्क है, ओके, जिसके अंदर आपको पार्ट 4 के सभी क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ऑल क्वेश्चंस।
ओके, आगे का शेड्यूल जो है वो मैं आपको जो ग्रुप है उसके थ्रू आपको मैं मैसेज के थ्रू बताऊंगा।